माय डियर फ्रेंड, आज मैं आपको इस वीडियो में मौर्योत्तर काल के राजवंशों के बारे में पढ़ाऊंगा, जिसमें से इस वीडियो में मैं शुंग वंश तथा कण्व वंश के राजाओं को तथा उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को कवर करूंगा। मैंने इससे पहले के वीडियो में मौर्य वंश को कवर किया था और उससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मगध का उत्कर्ष, उसके अंतर्गत 3 राजवंशों को कवर किया था, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश को। फिर नंद वंश के बाद मौर्य वंश आए और मौर्य वंश के बाद शुंग वंश तथा उसके बाद कण्व वंश आए। तो मैं शुंग राजवंश तथा कण्व राजवंश को इस वीडियो में कवर करूंगा। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इन दोनों राजवंशों के बारे में बहुत कम जानकारियाँ हमें पुस्तकों में मिलती है। तो मेरे इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को मैंने इसमें कवर किया है। तो शुंग राजवंश जो था वह एक शासकीय वंश था जो मौर्य के बाद आया और इसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया था। पुष्यमित्र, इसे ब्राह्मण वंश भी कहा जाता है क्योंकि पुष्यमित्र शुंग जो थे वो भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण थे। ऐसा कहा जाता है कि इसकी जानकारी जो है हमें वो कहाँ से मिलती है। पातंजलि, जिन्होंने महाभाष्य पुस्तक लिखी थी, और पाणिनि, जिन्होंने अष्टाध्यायी नामक पुस्तक लिखी थी, इन दोनों ही ऋषियों के जो पुस्तक लिखे गए थे उनसे ही हमें पता चलता है। आगे बढ़ते हैं। तो पुष्यमित्र शुंग, इन्होंने ही शुंग वंश की स्थापना की थी और इन्होंने शासन किया था 185 ईस्वी पूर्व से 149 ईस्वी पूर्व तक इन्होंने शासन किया था। पुष्यमित्र शुंग ने जो मौर्य सम्राट थे, अंतिम मौर्य सम्राट जिनका नाम बृहदत्त था, उनकी हत्या की थी क्योंकि ये उसके सेनापति थे। और इतिहासकारों का ये कहना है कि इन्होंने हत्या मजबूरी में की थी, क्योंकि सेनापति रहते हुए ये जाति से तो ब्राह्मण थे बट इनके रगों में जो खून था वो क्षत्रिय का था। और आप जानते हैं अशोक के बाद जितने भी मौर्य सम्राट हुए, या अशोक को ही आप ले लें तो वो भी बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे। बौद्ध धर्म के अनुसार उन लोगों ने हिंसा को छोड़ रखा था। तो यही हुआ, बृहदत्त के समय में यवन आक्रमण कर रहे थे और बृहदत्त उनका जवाब नहीं दे रहा था। इसके कारण पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या कर दी और सत्ता को खुद के हाथ में लिया और शुंग वंश की स्थापना की। तो पाटलिपुत्र, अयोध्या, विदिशा इस साम्राज्य के महत्वपूर्ण नगर थे। और आप जानते हैं मौर्य सम्राटों की राजधानी पाटलिपुत्र थी, परंतु पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित किया और यवन के आक्रमण का सामना करना पड़ा था। और यवन कहाँ तक आ गए थे इसकी जानकारी भी हमें मिलती है। चित्तौड़ के निकट का जो क्षेत्र था, माध्यमिका नगरी और अवध के साकेत, इन जगहों पे यवनों ने घेरा डाल रखा था, लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने उन्हें पराजित किया। और इस घटना का हमें कहाँ से पता चलता है? पतंजलि के महाभाष्य और गार्गी संहिता के द्वारा हमें इसका पता चलता है कि यवन जो थे वो माध्यमिका नगरी तथा अवध के साकेत तक घेरा डाल रखे थे, जिन्हें पुष्यमित्र शुंग ने खदेड़ा था। तो महाभाष्य से ही हमें पता चलता है कि पतंजलि, जिन्होंने स्वयं ही अश्वमेघ यज्ञ करवाया था, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग का अगर आप नाम सुनेंगे तो उनके साथ 2 अश्वमेघ यज्ञ की कहानी आती है। उन्होंने अपने राज्यकाल में 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे और ये अश्वमेघ यज्ञ स्वयं पतंजलि, आप जानते हैं रामदेव बाबा की कहानी। रामदेव बाबा जो आज पतंजलि का प्रोडक्ट बेचते हैं वो यही ऋषि हैं जिन्होंने पुष्यमित्र शुंग के समय में 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस राजा के समय में 2 अश्वमेध यज्ञ हुए। तो कौन से राजा थे? पुष्यमित्र शुंग थे। और इसे किस ऋषि ने करवाया? तो पतंजलि, स्वयं पतंजलि ने इस अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करवाया था। आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि इससे पहले तक बौद्ध धर्म अपने चरम उत्कर्ष पे था और वैदिक धर्म, जो ब्राह्मण का वैदिक धर्म था, वो
बहुत ही कम लोग उसके अनुयायी थे। तो जब पुष्यमित्र शुंग राजा बनकर आए तो उन्होंने वैदिक धर्म का प्रचार किया और भागवत धर्म का भी प्रचार किया। आगे मैं बताऊंगा कि शुंग वंश के ही एक राजा हुए थे भगभद्र, उनके शासनकाल में भागवत धर्म का उदय हुआ। और भागवत धर्म क्या है? ये एक वैष्णव धर्म है। आप जानते हैं भागवत महापुराण जिसकी कथाएं होती है, तो वो भागवत धर्म का प्रचार इन्हीं शुंग शासकों के ही शासनकाल में हुआ था। और ऐसा जैसा कि मैंने पहले बताया कि अशोक के समय से ही सभी राजा क्या हो गए थे? बौद्ध भिक्षुओं को इज्जत देने लगे थे, बौद्ध धर्म को अपनाया था उन्होंने। तो इसके कारण पशु बलि वगैरह रुक गया था। और आप जानते हैं जितने भी यज्ञादि क्रियाएं होती है उसमें पशु बलियाँ दी जाती है। तो इन सभी कामों को फिर से पुष्यमित्र शुंग ने चालू करवाया। बौद्ध धर्म जितने भी हैं उसके पुस्तकों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का उत्पीड़क बताया जाता है। ऐसा वर्णन मिलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध विहारों का विनाश करवाया और बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करवाई। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बताना चाहूँगा, ऐसा उसने किया ये सही है, लेकिन क्यों किया था? क्योंकि बृहदत्त जो था, इसकी एक कहानी है, मैं आगे बताता हूँ आपको। बौद्ध गुरु जो भी थे, बृहदत्त जब राजा थे तो उस समय में यवन आक्रमण करने के लिए आ रहे थे और ये पुष्यमित्र शुंग उस समय सेनापति थे। तो जो यवन आक्रमण करने के लिए आ रहे थे वो बौद्ध भिक्षुओं के रूप में बौद्ध विहार में ही रह रहे थे। तो जब राजा ने मना कर दिया कि बौद्ध भिक्षुओं पर आक्रमण नहीं किया जाए, तो पुष्यमित्र शुंग ने राजा की ही हत्या कर दी और बौद्ध भिक्षुओं पे आक्रमण किया। और जितने भी यवन सैनिक थे जो कि बौद्ध भिक्षु के वेश में रह रहे थे, उन सभी को पुष्यमित्र शुंग ने मौत के घाट उतार दिया था। तो इसीलिए कहा जाता है कि बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की थी। एक्चुअली ये देशभक्ति में ही इन्होंने बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की थी। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, वे ग्रीक सैनिक जो थे भिक्षुओं के वेश में मठों में पनाह देने लगे थे। जितने भी बौद्ध गुरु थे वो उनको पनाह देने लगे थे, हथियार छिपाने लगे थे। इसीलिए पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध भिक्षुओं की हत्या की थी। और फिर इन्होंने बाद में बौद्ध धर्म के भरहूत स्तूप का निर्माण कराया। आप जानते हैं सांची का जो स्तूप है, इसको सम्राट अशोक ने बनवाया था। उसकी जो रेलिंग थी उसको, जो कि लकड़ी का बना हुआ था, उसको पुष्यमित्र शुंग ने ही उसे पत्थर का रेलिंग बनवाया। तो ऐसा नहीं है कि ये बौद्ध धर्म के पूरी तरह से मतलब विरोध में ही थे। इन्होंने वैदिक धर्म को ज़्यादा महत्व दिया था, ये सच है। और ना ही उन्होंने साम्राज्य की स्थापना की थी, बल्कि उन्होंने साम्राज्य विस्तार भी किया। जैसे पंजाब, जालंधर, सियालकोट, विदिशा और नर्मदा नदी के तट पे बहुत सारे सम्मिलित प्रांत को भी अपने अंदर मिलाया। विदर्भ का शासन, ऐसा प्रमाण मिलता है कि विदर्भ का जो शासक था उस समय वो यज्ञसेन था और वो शुंगों का स्वाभाविक शत्रु था। तो पुष्यमित्र शुंग के ही आदेश से अग्निमित्र, जो कि पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था और आगे पुष्यमित्र शुंग के बाद वही राजा भी बने हैं, उन्होंने विदर्भ पे आक्रमण किया। विदर्भ को परास्त करके मगध साम्राज्य के अधीन किया था। खारवेल, एक कहानी हाथी गुम्फा अभिलेख जो है उससे ज्ञात होता है कि खारवेल ने मगध पे आक्रमण किया था और पुष्यमित्र शुंग को पराजित किया था। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं एग्जाम के, पूछे जाते हैं कि किस खारवेल के शासक ने किस शुंग वंश के शासक को पराजित किया था? तो पुष्यमित्र शुंग को पराजित किया था। आगे देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग के बाद 9 अन्य शुंग राजाओं का उल्लेख आता है और इनके जस्ट बाद अग्निमित्र जो थे वो उत्तराधिकारी के रूप में बने। और अग्निमित्र जिस समय राजा बने थे उससे पहले वो विदिशा जो राजधानी थी उसके वो उपराजा बनाए गए थे। तो अब हम अग्निमित्र के बारे में देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट तथ्य थे वो मैंने आपको बताया।
ये वीडियो थोड़ा आपको अनइंटरेस्टिंग लग सकता है क्योंकि इसके बारे में कथाएं जो हैं वो सिर्फ पुस्तकों से ही मिली है। कुछ ज़्यादा साक्ष्य या प्रमाण हमें नहीं मिल पाया है, जैसे अशोक की कहानियां हैं या फिर मौर्य साम्राज्य की कहानियां हैं, वो सारे शिलालेख पे हमें लिखे हुए मिले हैं तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलता है। बट शुंग वंश और कण्व वंश के बारे में हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऐतिहासिक बुकों में नहीं मिलते हैं। तो फिर देखते हैं अग्निमित्र जो थे वो 149 ईस्वी पूर्व से लेकर 141 ईस्वी पूर्व तक उन्होंने शासन किया था और अग्निमित्र को शुंग वंश का दूसरा सम्राट कहा जाता है। और ये पुष्यमित्र शुंग के पुत्र थे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। पुष्यमित्र शुंग के राजत्व काल में वो बने थे विदिशा का उपराजा, और विदिशा को आज के डेट में आधुनिक समय में क्या कहा जाता है, भिलसा भी कहा जाता है। आपने कालिदास का एक नाटक सुना होगा, मालविका अग्निमित्र, पूछा भी जाता है एग्जाम में। मालविका अग्निमित्र नाटक किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये कालिदास के द्वारा लिखा गया था। और इससे पता चलता है कि विदर्भ की राजकुमारी जो मालविका थी उससे अग्निमित्र जो थे उन्होंने विवाह किया था। और इसमें एक प्रेम प्रसंग को भी बताया गया है। अग्निमित्र और विदर्भ की राजकुमारी मालविका जो थी उनके बारे में कालिदास ने वर्णन किया है। और अग्निमित्र की ये तीसरी पत्नी थी, उनकी 2 पत्नियां पहले से थी, उनका नाम धारिणी और इरावती था। मालविका अग्निमित्र नाटक में ही हमें यवनों के साथ एक युद्ध का भी वर्णन मिलता है, जिसका नायकत्व जो किया था वो अग्निमित्र के पुत्र वसुमित्र ने किया था। तो जो यवन के साथ फिर से इनके भी समय में यवनों ने आक्रमण किया था, जैसे पुष्यमित्र शुंग के समय में यवन ने आक्रमण किया था, तो इनके भी शासनकाल में यवनों ने आक्रमण किया था, परंतु अग्निमित्र के जो पुत्र थे उन्होंने उससे लड़ाई की थी। तो अग्निमित्र और उनके पड़ोसी विदर्भ के बीच में एक युद्ध का वर्णन मिलता है। और विदर्भ जो राज्य था उसको 2 भागों में बांट दिया गया इस युद्ध के बाद। और वर्धा जो कि गोदावरी की सहायक नदी है उसी को राज्य का सीमा मान लिया गया। विदर्भ जो है उसके बीचों बीच वर्धा नदी या गोदावरी की सहायक नदियां जो हैं वो बहती है, तो उसी को दोनों साइड से 2 भागों में बांट दिया गया। और बाद में दोनों भाग जो थे उन्होंने पुष्यमित्र शुंग को अपना सम्राट मान लिया था। मतलब शुंग वंश में विदर्भ को पूरी तरह मिला लिया गया। अग्निमित्र का नाम कुछ सिक्कों पर खुदा हुआ मिलता है, जैसे रुहेलखंड में जो सिक्के रुहेलखंड से जो सिक्के मिले हैं उससे पता चलता है कि अग्निमित्र का नाम किसमें है, सिक्कों पर दिया गया है। और अग्निमित्र के बाद वसुज्येष्ठ जो थे वो राजा बन के आए। उन्होंने 141 से 131 BCE के बीच में शासन किया था। तो मैं इसमें जो भी इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में बताता हूँ। वसुज्येष्ठ के बारे में आपको ज़्यादातर कहीं भी आपको ज़्यादातर जानकारियाँ नहीं मिलती है, तो कुछ भी जानकारी बताने से बेहतर है जो एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन है मैं उसको बताऊँ। तो वसुमित्र, फिर उसके बाद वसुमित्र राजा हुए, जैसा कि मैंने बताया। पुष्यमित्र शुंग के बाद 9 राजा हुए, तो वसुमित्र जो थे वो चौथे राजा थे। वसुमित्र जो थे प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक और लेखक थे। उन्होंने भी यवनों को पराजित किया था। और कुषाण सम्राट कनिष्क इसके शासनकाल में थे। देखिए मैं मगध की बात कर रहा हूँ, मगध की गद्दी पे ये आए, कौन आए, जो शुंग वंश थे वो मौर्य वंश के बाद मगध की गद्दी पर शुंग वंश आए। लेकिन उस समय दक्षिण भारत में भी तो कोई राजा होंगे, तो इस तरह से माना जाता है कि वसुमित्र जो थे वो कनिष्क के ही समकालीन थे। और ऐसा कैसे मैं कह सकता हूँ वो आप आगे देखिए। आपने याद किया होगा चौथी बौद्ध संगति जो कि कनिष्क के ही शासनकाल में हुआ था और कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। और इस संगति के अध्यक्ष जो थे वो वसुमित्र थे। आपने ये वन लाइनर में खूब याद किया होगा। चौथी बौद्ध संगति कुंडल वन कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र थे। और चौथी बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष कौन थे? तो अश्वघोष थे। तो अश्वघोष जो थे वो कनिष्क के राजकवि थे और वो उपाध्यक्ष के रूप में बने, जबकि अध्यक्ष के रूप में शुंग वंश के ही राजा वसुमित्र बने थे।
एक दिन नृत्य का आनंद लेते हुए मूजदेव नामक व्यक्ति ने वसुमित्र की हत्या कर दी। तो ये वसुमित्र के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में मैंने बताया। फिर उसके बाद के जो भी राजा हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हैं। अंधरक 124 से 122 ईस्वी पूर्व तक बने, आप सिर्फ उनका नाम याद कर लीजिए। पुलिंदक 122 से 119 ईस्वी पूर्व तक बने। घोष शुंग ये बने राजा। फिर ब्रजमित्र जो थे वो राजा बने। अब आगे जैसे मैंने बताया था भागवत धर्म का उदय, तो ये वही राजा थे भगभद्र। इनके बारे में जो है बेसनगर लेख, जिसमें यवन राजदूत हेलियोडोरस ने ये बेसनगर का लेख लिखा था, और इसके बारे में हमें पता चलता है भगभद्र के बारे में यहीं से। एक गरुड़ स्तंभ बनाया गया था, उसके ऊपर ये बेसनगर का लेख खुदा हुआ था। उसके गरुड़ स्तंभ, आप इसे स्तंभ लेख भी कह सकते हैं, क्योंकि गरुड़ स्तंभ के ऊपर बेसनगर का लेख यवन राजदूत हेलियोडोरस ने लिखा था। उससे हमें पता चलता है कि मध्य भारत में भागवत धर्म की लोकप्रियता थी। शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। उन्हें विदिशा में अदालत निर्माण के लिए जाना जाता था। इसके बाद जो राजा हुए वो देवभूति थे। देवभूति मगध वंश के और मगध के शुंग वंश के अंतिम राजा थे। कौन? देवभूति। सबसे पहले राजा कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे। और अंतिम राजा कौन थे? देवभूति थे। वे चरित्रहीन और दुराचारी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। इस कारण से उसके ब्राह्मण मंत्री वसुदेव ने 73 ईस्वी पूर्व में उसे मारकर कण्व वंश का शासन स्थापित किया। तो आपने अभी तक पढ़ा शुंग वंश के बारे में। शुंग वंश के पहले राजा पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश के अंतिम राजा देवभूति। उनकी हत्या वासुदेव ने किया था, वासुदेव कण्व ने किया था। और शुंग वंश के बाद कण्व वंश का नींव पड़ा। तो कण्व वंश ने कब से कब तक शासन किया था? 73 ईस्वी पूर्व से लेकर 28 ईस्वी पूर्व तक कण्व वंश ने शासन किया था। इसकी स्थापना वासुदेव ने किया था। और जैसा कि मैंने आपने पढ़ा था, देवभूति का ब्राह्मण आमत्य था ये। और षड्यंत्र रच के इन्होंने हत्या कर दी थी। किसकी? शुंग वंश के अंतिम राजा देवभूति की। और इसके जो भी उत्तराधिकारी हुए वो स्थानीय राजाओं की हैसियत रखते थे। ये कहने का मतलब क्या है, ज़रा समझने का प्रयास कीजिए कि देखिए मौर्य वंश खुद ही पतन की ओर चला। मौर्य वंश में मगध का पूरा उत्कर्ष हुआ, पूरा अशोक के समय तक। तो पूरा का पूरा भारत जो था वो मगध के अंतर्गत आ गया था। 16 महाजनपद के अंतर्गत आ गए थे। बट जैसे ही अशोक के बाद मौर्यों का विनाश होना चालू हुआ, उसके बाद जो भी शुंग वंश आए, इसके भी पुष्यमित्र शुंग ने तो साम्राज्य को बढ़ाया, लेकिन उसके बाद जो भी राजा हुए उनके शासनकाल में फिर से मगध जो था वो शक्तिशाली नहीं रह गया था। तो इस तरह से कहा जाता है कि कण्व वंश आते आते वासुदेव और उसके जो भी उत्तराधिकारी थे वो स्थानीय राजाओं की हैसियत रखते थे। मतलब जो अखंड भारत का सपना चंद्रगुप्त का था, उस तरह का कोई भी इनका राज्य नहीं था। उनका राज्य जो था पाटलिपुत्र और उसके समीप के क्षेत्रों तक ही क्या था? सीमित था। और कण्व वंश में 4 राजा हुए। जैसे मैंने आपको पहले बताया, शुंग वंश में पुष्यमित्र शुंग के बाद 9 राजा हुए, उसी तरह कण्व वंश में 4 राजा हुए, जिनके नाम जो हैं वो नीचे दिया गया है। मैं उनको बताऊंगा एक एक करके। इन चारों राजाओं ने कुल मिलाकर 45 वर्षों तक राज्य किया था। और इनका जो शासनकाल था वो 73 ईस्वी पूर्व से 28 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। पुराणों में कण्व वंश को कण्वायन राजा या शुंग भृत्य के भी नाम से जाना जाता था, क्योंकि ऐसा माना जाता है, भृत्य मतलब नौकर ही होता है। तो शुंग राजवंश के चूँकि आमत्य जो स्थापना किया था वासुदेव, वो भी जो थे वो भी एक आमत्य ही थे, एक मंत्री ही थे। तो इस तरह से कण्व वंश को 3 नाम से जाना जाता है। शुंग भृत्य, कण्वायन या कण्व के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। मैंने बताया था वासुदेव, भूमिमित्र,
नारायण, सुशर्मा, ये सारे के सारे जो थे कण्व वंश के राजा हुए। इन सभी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उपलब्ध नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ राजाओं का ही नाम आपको बताया। आगे जो था वो सातवाहन वंश आया, और सातवाहन वंश एक फिर से प्रमुख राजवंश के रूप में उभरेगा। और सातवाहन वंश ये मगध की गद्दी पर बैठने से पहले भी दक्षिण में शासन करते थे। तो पुराणों में सातवाहन को ही आंध्र सातवाहन के नाम से जाना जाता है। तो पुराण में आंध्र के नाम से जाना जाता है, आंध्र वंश के नाम से जाना जाता है, और अभिलेख जितने भी हैं उनमें उन्हें सातवाहन कहा गया है। और दोनों को मिला के उनका पूरा नाम क्या हो गया? आंध्र सातवाहन राजवंश। अगर आपको कहीं पे आंध्र सातवाहन राजवंश लिखा हुआ मिले तो आप कंफ्यूज मत कीजिए, ये सातवाहन ही राजवंश होते हैं। और ये सातवाहन, ये कहने का मतलब क्या है? अब जो सूर्य देवता हमारे हैं उनका जो रथ होता है उनके आगे 7 घोड़े लगे हुए होते हैं, उन्हीं के तहत इसका नाम जो है सातवाहन रखा गया था। और सातवाहन जो थे वो दक्कन जो दक्षिण का एरिया है, और बहुत सालों तक उन्होंने अस्थायी रूप से साम्राज्य की स्थापना की थी। मैंने पहले ही बताया कि दक्षिण में ये राज्य पहले से कर रहे थे। जब मगध का जो राजा था, जैसे कण्व वंश, शुंग वंश, ये सब जब कमज़ोर पड़ा तब सातवाहन ने मगध पे भी शासन किया। तो लगभग 450 वर्षों तक का इनका शासन माना जाता है, और भारतीय इतिहास में इन्हें आंध्र वंश के भी नाम से जाना जाता था। और सातवाहन का जो प्रारंभिक राजा थे उन्हें सिमुक कहा गया। तो अब जो भी हम फैक्ट्स पढ़ेंगे आगे, हम सिमुक से लेके जो भी आगे राजा हुए सातवाहन वंश के, उनके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम सातवाहन वंश के कुछ प्रमुख जो भी कार्य थे, जो भी चीज़ें थी जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उन सभी को कवर करता हूँ। सातवाहन वंश के अनेक प्रतापी सम्राटों ने विदेशी शक आक्रांताओं के विरुद्ध अनुपम सफलता प्राप्त की थी। देखिए, शक का जो आक्रमण था, इन्होंने शक को हराया था। और इससे पहले यवन शासन किया करते थे। मतलब मौर्य वंश के ख़त्म होने के बाद बाहरी आक्रमण हमेशा होते रहे हैं। तो सातवाहन की राजकीय भाषा क्या थी, ये आपसे पूछा जाता है। तो सातवाहन की जो राजकीय भाषा थी वो प्राकृत थी। और सातवाहन वंश में जितने भी राजकुमार हुआ करते थे उन्हें कुमार कहा जाता था। जितने भी आय के महत्वपूर्ण साधन थे वो भूमि कर, नमक कर और न्याय शुल्क कर, ये सारे थे। इसमें तीन प्रकार के सामंत होते थे। सामंत आप समझते हैं, राजा को जो कर वसूल के देते हैं उनको सामंत कहा जाता है। उन्हें राजा के अंतर्गत जितना भी एरिया रहता है वो एक कुछ एरिया उन्हें दिया जाता है, और वो राजा को कर वसूल के देते हैं। तो सातवाहन काल में 3 तरह के सामंत हुआ करते थे, महारथी, महाभोज और महासेनापति। इन्हें इस तरह से 3 सामंत हुए करते थे। तांबे और कांसे के अलावा शीशे के सिक्के काफ़ी प्रचलित हुए थे। और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, आपसे पूछा भी जाएगा एग्जाम में कि शीशे के सिक्के किस राजवंश ने चालू किए थे? तो सातवाहन राजवंश ने ही शीशे के सिक्के चालू किए थे। इस समय तांबे और कांसे के भी सिक्के प्रचलित थे, लेकिन शीशा का सिक्का का प्रादुर्भाव जो हुआ था वो सातवाहन राजवंश में ही हुआ था। सातवाहन के काल में मुख्य रूप से 2 धार्मिक भवन का निर्माण हुआ था, और वो था चैत्य, जिसे बौद्ध धर्म का जो मंदिर होता है, बौद्ध या जैन धर्म का जो मंदिर होता है उसे चैत्य कहा जाता है। इसका खूब निर्माण हुआ था। और बौद्ध भिक्षुओं का जो निवास स्थान था उसको भी सातवाहन वंश में खूब बनाया गया था। तो सातवाहन काल में व्यापारी को क्या कहा जाता था? नैगम कहा जाता था। आप सोच रहे होंगे ये 1 लाइनर है। हाँ, ये 1 लाइनर ही है, एग्जाम के पूछे गए क्वेश्चंस हैं, इसीलिए सातवाहन वंश में मैंने इन सभी को ऐड किया है। व्यापारियों के काफिले के प्रमुख को सार्थवाह कहा जाता था। तो ऐसा पूछा जाएगा आपको, सातवाहन वंश में व्यापारियों के काफिले के प्रमुख को क्या कहा जाता था? तो सार्थवाह कहा जाता था। ब्राह्मण को सर्वप्रथम भूमि दान और जागीर देने की प्रथा का प्रारंभ भी सातवाहन में ही हुआ था। मतलब ब्राह्मणों को जो भूमि दान करने की प्रथा आज भी है, तो उसका शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो ये सातवाहन वंश के ही राजा ने सर्वप्रथम भूमि दान और जागीर देने की प्रथा का प्रारंभ किया था।
फिर से आप देख लीजिए, शीशे के सर्वाधिक सिक्के सातवाहनों ने ही जारी किए थे। और सातवाहन वंश के जो भी राजा हैं उनमें से सबसे पहले राजा जो थे सिमुक थे। पुराणों के अनुसार सिमुक ने ही कण्व वंश के अंतिम राजा सुशर्मा की हत्या कर दी थी और मगध के राज सिंहासन पर अपना अधिकार कर लिया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, ये दक्षिण में राज्य कर रहे थे और जैसे ही शुंग वंश और कण्व वंश के राजा कमज़ोर पड़े तब इन सातवाहनों ने मगध की राजगद्दी पे सुशर्मा को हटाकर सातवाहन वंश की स्थापना की। तो सातवाहन वंश की स्थापना किन्होंने किया? सिमुक ने किया था। और इस नाम का उल्लेख, सिमुक के नाम का उल्लेख जो है वो नानाघाट अभिलेख से मिलता है। और इस अभिलेख में राजा सिमुक सातवाहन उन्हें कहा गया है। इनको सिमुक को कहा गया है राजा सिमुक सातवाहन। सिमुक का अन्य नाम भी कभी कभी आपको देखने को मिलेगा, सिंधुक, सिसुक, सिप्रक और विरसल। ये सारे किसके नाम थे? सिमुक नाम के जो राजा थे जिन्होंने सातवाहन वंश की स्थापना की थी, उनके अन्य नाम में हैं। 210 ईस्वी पूर्व में सिमुक ने मौर्य शासन तंत्र के विरुद्ध विद्रोह किया था और प्रतिष्ठान को राजधानी बनाकर 187 ईस्वी पूर्व तक स्वतंत्र रूप से शासन किया था। और सिमुक के पुत्र कौन थे? सातकर्णी। जो ऐसा कहा जाता है कि जब इनकी पिता सिमुक की मृत्यु हुई थी तब इनके पुत्र जो थे सातकर्णी वो वयस्क नहीं हुए थे और इसी कारण से उनका जो भाई था कृष्ण वो गद्दी पे बैठा। तो थोड़े समय के लिए कृष्ण गद्दी पे बैठा, लेकिन मेन शासकों में हम फिर आगे पढ़ेंगे सातकर्णी के ही बारे में, जो कि किसके पुत्र थे? सिमुक के पुत्र थे। तो कृष्ण के बाद उसका भतीजा यानी सिमुक का पुत्र प्रतिष्ठान। अब देखिए, सातवाहन वंश की राजधानी, जैसे शुंग वंश की राजधानी आपने पढ़ा था विदिशा, उसी तरह सातवाहन वंश की जो राजधानी है वो कौन सी हो गई? तो प्रतिष्ठान को सातवाहनों ने अपनी राजधानी बनाई थी। तो वो सातकर्णी जो था वो प्रतिष्ठान के राज सिंहासन पर बैठा। किसके बाद? अपने चाचा जो थे उसके कृष्ण कुछ समय के लिए आए थे, उनके बाद उसने सातवाहन राज्य का बहुत विस्तार किया। और वो किसके समकालीन थे? खारवेल के ही समकालीन थे। इनका विवाह जो है वो नागरिका नामक कुमारी के साथ हुआ था, जो एक बड़े महारथी सरदार त्रनकैरो इनका नाम है, उनकी बेटी थी। नागरिका या नायनिका, ये दोनों ही नाम आते हैं, उनके साथ हुआ था। और सातकर्णी के जितने भी सिक्के हैं उसमें उनके जो ससुर थे, जो अंगीय कुलीन कहा जाता है, अंगीय कुल के थे, महारथी त्रनकायरो, उनका भी नाम अंकित मिलता है। किसके सिक्कों पर? सातकर्णी, सातवाहन वंश के राजा सातकर्णी के सिक्कों पर उनके ससुर महारथी त्रनकायरो का भी नाम जो है वो आपको अंकित मिलता है। और ये बहुत ही बड़े महारथी थे और इनकी ही सहायता से सातकर्णी ने फिर से साम्राज्य का बहुत ज़्यादा विस्तार किया था। शिलालेख में सातकर्णी को दक्षिण पथपति, मतलब दक्षिण पथ का जो अधिकार होता है, यहाँ पे पति छूट गया है, दक्षिणापथपति के रूप में उन्हें जाना जाता था। और अप्रतिहत चक्र, इन दोनों विशेषण से विभूषित किया गया था। किनको? दक्षिणापथ और अप्रतिहत चक्र। तो आप ये दोनों नाम याद रखिएगा, दक्षिणापथपति और अप्रतिहत चक्र। इनके नाम से किसे जाना जाता था? सातकर्णी को जाना जाता था। सातकर्णी ज़्यादा दिन तक सातवाहन वंश का संचालन नहीं कर सके। एक युद्ध में उनकी मृत्यु हो गई और उनका शासनकाल केवल 10 वर्षों तक ही रहा। 172 से लेकर 162 के लगभग रहा है। देखिए, इसमें जो टाइमिंग भी है ना, वो भी आपको अलग अलग जगहों पे अलग अलग मिलेगा, बट मैंने जो इंक्लूड किया है वो एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं उन्हीं को लेके मैंने इसको इंक्लूड किया है।
तो इनके भी पुत्र वयस्क नहीं हुए थे और इनकी इनकी मृत्यु के बाद इनकी जो रानी थी नायनिका, उन्होंने कुछ दिनों तक शासन चलाया था। फिर उसके बाद आते हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये राजा के रूप में बने। गौतमी पुत्र सातकर्णी ये बहुत ही प्रतापी राजा थे और इनका नाम आपने सुना भी होगा। मतलब मैं कहूँ तो सातवाहन वंश के जो सिमुख थे उनसे भी ज़्यादा प्रतापी राजा के रूप में यही थे, गौतमी पुत्र सातकर्णी। इन्हें समुद्र का विजेता वेंकटक स्वामी के रूप में भी उपाधि धारण की थी और गोदावरी के निकट वेंकटक नामक नगर को भी बसाया था। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि गौतमी पुत्र सातकर्णी ने किस नगर को बसाया था, तो वेंकटक नामक नगर को गौतमी पुत्र सातकर्णी ने बसाया था। इन्होंने शक शासक नहपान, ये शक राजा थे, इनको पराजित किया था और उसका जो चांदी का सिक्का था उस पर अपना नामकरण करवाया था। तो उसके जो चांदी के सिक्के मिले हैं वो उस पर हमें किसका नाम मिलता है, गौतमी पुत्र सातकर्णी का नाम मिलता है। इससे पता चलता है कि इन्होंने नाहपान नामक जो शक शासक थे उसको हराया था, तभी तो उसके सिक्के पे इन्होंने अपना नामकरण करवाया था। ये कहाँ से मिला था, तो नासिक जिला के जोगलथम्बी नामक गांव में 1906 ईस्वी में 13,250 सिक्कों का ढेर मिला था और उसी सिक्कों पर देखा गया कि बहुत सारे सिक्कों पर जो नाम था वो किनका नाम था, गौतमी पुत्र सातकर्णी का नाम था। इससे पता चलता है कि इन्होंने शकों को हराया था। सातकर्णी की माता का नाम गौतमी बालश्री था और इसके कारण ही जिन्होंने गौतमी बालश्री, इन्होंने नासिक में त्रिरश्मि पर एक गुफा दान की थी जिसकी दीवारों पर एक प्रशस्ति लेख उल्लेखित है, जहाँ से हमें पता चलता है कि गौतमी बालश्री गौतमी पुत्र सातकर्णी की माता थी। तो आप यहाँ पे इतना डिटेल आपसे पूछेगा नहीं कि कहाँ के गुफा में ऐसा उल्लेखित है, बट आपको इतना तो ज़रूर पूछ सकता है कि गौतमी पुत्र सातकर्णी के माता का नाम क्या था, तो गौतमी बालश्री पूरा नाम था। इसके बाद वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी, ये राजा बन के आए सातवाहन वंश के। कौन आए, वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी। आप सिर्फ राजा का नाम याद कर लीजिए, 4 राजा हुए हैं, उन सभी का नाम याद रखिए। इनका जो शासनकाल था वो 44 ईस्वी पूर्व के लगभग शुरू हुआ था। पुराणों में इनका शासनकाल 36 वर्ष बताया जाता है। अब देखिए 44 - 36 कर दीजिए तो ये लगभग 8 ईस्वी पूर्व के लगभग आ जाता है। तो 44 ईस्वी पूर्व से लेके 8 ईस्वी पूर्व तक इन्होंने शासन किया था। इनका नाम क्या है, वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी। चोलमंडल के तट से पुलुमावी के जो सिक्के मिले हैं उन पर 2 मस्तूल वाले जहाज़ का चित्र बना हुआ है। तो इससे पता चलता है कि सातवाहन की समुद्रिक शक्तियाँ भी थी। तो समुद्रिक शक्तियों का शुरुआत सूचित कैसे होता है, तो पुलुमावी के ही राज्यकाल में इनके सिक्के मिले हैं। चोलमंडल तट जो है, चोलोमंडल तट आपने सुना भी होगा, वहाँ से मिले हैं जिसमें जहाज़ का चित्र बना हुआ है। तो इससे पता चलता है कि सातवाहन वंश सामुद्रिक रूप से भी क्या था, सुदृढ़ था। कार्ले की प्रसिद्ध चैत्य, ये पूछा भी जाता है, कार्ले की प्रसिद्ध चैत्य गुफाएं और अमरावती के स्तूप का निर्माण करवाया था। ये किन्होंने करवाया था, सातवाहन शासकों ने करवाया था। अब मैंने इसमें लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इन्होंने ही करवाया, ये पता नहीं चल रहा है कि किन्होंने करवाया था, बट ये सच है कि सातवाहन शासकों के ही काल में कार्ले की प्रसिद्ध चैत्य तथा अमरावती के स्तूप का निर्माण कराया गया था। और इस स्तूप में पहली बार सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया। तो आपसे ये भी एग्जाम के पूछे गए क्वेश्चंस हैं, अमरावती के स्तूप और कार्ले के प्रसिद्ध चैत्य आप पहले ही पढ़ा है कि बौद्ध या जैन का जो मंदिर होता था उसको चैत्य कहा जाता था। तो इसका निर्माण किन शासकों के शासनकाल में हुआ, तो सातवाहन शासकों के शासनकाल में हुआ। कृष्ण द्वितीय सातवाहन इसके बाद के राजा हुए और ये वशिष्ठ पुत्र पुलुमावी के बाद राजा बने। तो इन्होंने कुल 24 साल तक किया था, 8 ईस्वी पूर्व से लेकर 16 ईस्वी पूर्व तक इन्होंने
16 ईस्वी तक। देखिए यहाँ से फिर से आपको सोचना पड़ेगा, 8 ईस्वी पूर्व, ईसा पूर्व 8 और 16 ईस्वी, जो आज हमारा 2020 चल रहा है, 2020 ईस्वी, उसी तरह 16 ईस्वी की मैं बात कर रहा हूँ। तो 8 ईसा पूर्व से लेकर 16 ईस्वी पूर्व तक टोटल 24 वर्ष हुए। इतने शासनकाल में कृष्ण द्वितीय सातवाहन ने शासन किया था। तो राजा हाल के बारे में जानते हैं। इसके बाद जो राजा हुए उनका नाम था राजा हाल, और एक्चुअली ये राजा भी थे, बट ज़्यादातर ये साहित्य का विकास जो हुआ है सातवाहन काल में, वो इनके ही शासनकाल में हुआ था। तो कृष्ण द्वितीय के बाद हाल जो थे वो राजा हुए हैं। इन्होंने 16 से लेकर 21 ईस्वी तक क्या किया है, 16 ईस्वी से लेकर 21 ईस्वी तक लगभग 5 साल तक इन्होंने क्या किया है, शासन किया है। प्राकृत भाषा के साहित्य में, जो प्राकृत भाषा का साहित्य है उसके विकास में राजा हाल का बहुत ही ज़्यादा योगदान है, क्योंकि इन्होंने जितने भी कवि थे और जितने भी लेखक थे उन सभी को आश्रय दिया था। तो इन्होंने खुद भी एक एक बुक लिखी थी जिसका नाम था गाथा सप्तशती। किनके द्वारा, हाल के द्वारा लिखी गई थी गाथा सप्तशती, और इसमें प्रेम प्रसंग का ही वर्णन किया गया है। तो ये प्राकृत भाषा की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। और गुणाढ़ होगा यहाँ पे, तो गुणाढ़ ने भी एक बुक लिखा है जिसका नाम बृहत कथा था। बृहत कथा पुस्तक आप बहुत सारे संस्कृत के, जो भी आप, अगर संस्कृत आपका सब्जेक्ट होगा 10th तक, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी कहानियाँ बृहत कथा से ली जाती है। तो उसके लेखक कौन थे, गुणाढ़। और ये कौन थे, इनके ही आमात्य थे, इनके ही मंत्री थे। किनके, हाल के। तो आप 2 नाम याद रखिए यहाँ से, हाल और गुणाढ़। हाल ने लिखी थी गाथा सप्तशती और गुणाढ़ ने लिखा था बृहत कथा। तो ये दोनों बुक का नाम आप याद रखिए। इसके बाद महेंद्र सातकर्णी बने, फिर कुंतल सातकर्णी बने। मैं अब इसके बाद गुप्त वंश को कवर करूँगा और एक वीडियो में यवनों के शासनकाल को भी कवर करूँगा। तो मेरे अगले वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।